Good morning, students. Unit 2 Enzyme Catalysis. It is a third part of the catalyst. Catalyst first part में हमने डिस्कस किया था कैटलिस्ट क्या होता है, डेफिनेशन एंड उसके टाइप्स एंड क्राइटेरिया. कैटलिस्ट पार्ट 2 में मैंने कैटलिसिस की थ्योरीज डिस्कस की थी, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड एडजॉर्प्शन थ्योरी. नाउ कैटलिस्ट पार्ट 3 में एंजाइम कैटालिसिस हम डिस्कस करेंगे. एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है एंड क्राइटेरिया ऑफ द एंजाइम कैटालिसिस यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस. एंड इसमें मैं माइकल मेंटन्स मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसके मैकेनिज्म के स्टेप बाय स्टेप हमें समझना है कि कैसे स्टेप्स को हम लिखेंगे. ओके बच्चों, ना स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर द एंजाइम्स? एंजाइम्स आर द नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड. दे आर हायर मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, ये बहुत हाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन्स होते हैं. दे आर प्रोटीनियस सब्सटेंसेज. दे आर नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेज. They are easily called as biocatalysts because enzymes are mainly present in the living beings, plants and animals. ठीक है, तो हम इसको biocatalyst पे बोलते हैं. Catalytic activity अगर by enzyme is called as enzyme catalysis. ठीक है, अगर catalytic activity enzymes किसे होती है तो हम उसको क्या कहेंगे? enzyme catalysis. For example, अगर हम सुक्रोज को C12H22O11 क्या है, कैन शुगर यानी कि सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से हम कैटालिटिक एक्टिविटी देते हैं. देन इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. सुक्रोज कैन बी चेंज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज इन्वर्टेज. ठीक है, ध्यान रखना बच्चों. नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका ग्लूकोज C6H12O6. ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड CO2. इसको ये ईस्ट में प्रेजेंट होता है तो इसको ग्लूकोज से हम इथेनॉल प्रिपेयर करते हैं. इस वो एग्जाम्पल क्या है? जाइमेज. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स. मेनली क्या होता है कि एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में 2 मार्क्स की जरूर आती हैं. क्वेश्चन आता है डिफाइन द टर्म एंजाइम्स या एंजाइम कैटालिसिस एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम इसके इंपॉर्टेंट 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं. नंबर 1 इज द एंजाइम कैटालिटिक एफिशिएंसी इज वेरी हाई. एंजाइम्स की जो एफिशिएंसी है इस नेचर में सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है, क्योंकि जो हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम है, जो बायोकैटालिस्ट वर्क कर रहा है, तो जैसे सपोज स्टार्च है, स्टार्च इज ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू 6CO2 एंड H2O. तो ये हमें यहाँ पर तो 3 स्टेप में दिख रहा है, बट इन अवर बॉडी ये स्टार्च जो हमने राइस और ब्रेड से कंज्यूम किया है, इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू 20 स्टेप्स. तो ये कितने स्टेप्स में ब्रेक डाउन होगा? 20 स्टेप्स में. एंड ये जो 20 स्टेप्स में स्टार्च के ब्रेक डाउन के प्रोसेस है, ये कंप्लीटली मिनिमम 1 आवर में कंप्लीट हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर. तो ये बहुत कैटालिटिक एफिशिएंसी इसकी वेरी हाई है. अगर यही स्टेप्स अगर हम लैब में कंफर्म करते हैं तो इट विल टेक मोर देन 2 और 3 मंथ्स. 20 स्टेप्स के लिए, किसी प्रोसेस को करने के लिए 20 स्टेप्स अगर लग रहे हैं तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा. बट एंजाइम्स आर वेरी एफिशिएंट. हाईएस्ट एफिशिएंसी जो होती है वो एंजाइम्स की होती है, कैटालिटिक एफिशिएंसी. तो ये 20 स्टेप्स इन 1 आवर में ये कंप्लीट कर देते हैं. नेक्स्ट है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक. तो स्पेसिफिक बहुत ज्यादा होता है. तो स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स कैन बी प्रपोज्ड बाय द, तो जो सबसे फर्स्ट टाइम जो स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम प्रपोज्ड हुई थी वो साइंटिस्ट थे एमिल फिशर. एमिल फिशर ने एक मॉडल बनाया था, लॉक एंड की मॉडल. उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम को समझाया था. तो लॉक एंड की मॉडल हम लोगों ने एग्जाम में बहुत बार पढ़ा हुआ है, छोटे से पढ़ते आ रहे, 12th में, 11th में, 10th में भी पढ़ा हुआ है. तो उसमें क्या होता है, एंजाइम्स से अपने साथ में क्या होता है, एक्टिव साइट्स क्रिएट करते हैं. एंजाइम्स क्या एज ए कैटालिस्ट है तो इसके पास में एक्टिव साइट्स होती हैं. ठीक है, तो एंजाइम के पास में जो एक्टिव साइट्स होते हैं, वहाँ एक्टिव साइट्स पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करके एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं. फिर एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फिर क्या होता है, प्रोडक्ट अलग निकल जाएगा और एंजाइम फिर से रीजनरेट हो जाते हैं. जैसे लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है, लॉक अलग होता है, की अलग होती है. ठीक है, तो लॉक और की को जब हम मिक्स कर देंगे तो लॉक एंड की पूरा जुड़ जाता है, लॉक एंड की. जस्ट इसी तरह एंजाइम भी वर्क करते हैं. एंजाइम हमारा लॉक है, सबस्ट्रेट की है, फिर एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की तरह लॉक एंड की होगा, फिर हम की को अलग कर देंगे, लॉक को अलग कर सकते हैं. तो लॉक एंड की प्रोजेक्ट एंड उसकी तरह हम निकाल सकते हैं. ठीक है, इसको लॉक एंड की मॉडल बोलते हैं.
ये मॉडल किसने दिया? एमिल फिशर ने दिया। इसको कभी कभी बहुत रेयर होता है एग्जाम में डिफाइन करने को, एक्सप्लेन करने को आता है, तो हमें पता होना चाहिए लॉक एंड की मॉडल क्या है। इट इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम्स की हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, अभी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और है। नेक्स्ट है एंजाइम्स आर आल्सो लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे कैटलिस्ट क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर्स करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर्स करने से क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस जो है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट। तो इसी तरह एंजाइम्स भी आल्सो लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी विच प्रोसीड द रिएक्शन फास्ट। ये थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स आर मैक्सिमम एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी जिस टेम्परेचर पर पर्टिकुलर एंजाइम वर्क करता है उसी टेम्परेचर पर उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी हाईएस्ट होगी। ठीक है, अच्छी होगी। उस पीएच पे, जिस पर्टिकुलर पीएच पे वो कैटालिटिक एंजाइम्स वर्क करता है उसी पीएच पर उस कैटालिटिक एक्टिविटी ऑप्टिमम पीएच पर ही उसकी हाईएस्ट कैटालिटिक एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों। कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स आर मैक्सिमम एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। एंड जैसे इनहिबिटर्स और प्रोमोटर्स यूज करते थे, एंजाइम्स में भी हम इनहिबिटर्स और प्रोमोटर्स का यूज करते हैं। एंजाइम्स एक्टिविटी इज इनहिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स कॉल्ड एज इनहिबिटर्स। ठीक है, तो इनहिबिटर्स इसमें भी यूज करते हैं, ऐसे प्रोमोटर्स भी यूज करते हैं। तो प्रोमोटर्स को हम को एंजाइम्स बोलते हैं। अभी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द कोएंजाइम, एग्जाम में आता है। डिफाइन द टर्म कोएंजाइम्स विद एग्जांपल्स। तो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स आर एनहांस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर्स। जो प्रोमोटर्स होते हैं वो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स को एनहांस करते हैं। दीज प्रोमोटर्स आर कॉल्ड एज कोएंजाइम्स। बच्चों ध्यान रखना कि ये जो प्रोमोटर्स वर्ड्स पढ़ते हैं जिसको एसिलेटर्स बोलते हैं, दे कैन एनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी। एंजाइम्स के केस में जो प्रोमोटर्स हैं इट इज कॉल्ड एज coenzymes. So enzymes are the promoters that influence or enhance the activity of catalyst. Coenzymes promote the catalytic property of enzymes like metal ions, sodium, potassium, copper, magnesium, etc. can act as coenzymes. Sometimes vitamins also act as coenzymes. तो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में आता है कि डिफाइन द टर्म कोएंजाइम्स विद एग्जाम्पल। ठीक है, व्हाट इज द कोएंजाइम्स फंक्शन? तो हम इसमें दोनों के आंसर दे सकते हैं। Now kinetics of enzyme catalyzed reaction, it is very important। जो kinetics of enzyme catalyzed reaction है, इस तरह किस तरह केमिकल kinetics इसकी वर्क करती है, रेट ऑफ रिएक्शन हम किस तरह निकालेंगे, या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, या क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंडेंट करता है, तो इसकी काइनेटिक्स हम किस तरह निकालते हैं, यानी कि रेट पे, वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वो सारा प्रपोज किया माइकेलिस मेंटन। ये दो साइंटिस्ट थे तो उन्होंने इस पर पूरा वर्क किया हुआ, एक्सपेरिमेंट किया हुआ। तो माइकेलिस मेंटन मैकेनिज्म बोलते हैं हम इसको। माइकेलिस मेंटन मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है, स्टेप 1 और स्टेप 2 में ये प्रोसेस पूरा होता है। स्टेप 1 है E+S, यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। आज एंजाइम प्लस स्टेट मिलके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं ES। तो जो रिएक्शन होती है एंजाइम्स में, माइकल मेंटन मैकेनिज्म में स्टेप 1 में क्या है, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ ए फास्ट रिएक्शन। तो ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में होने पे एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। साथ में ही क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन भी चलती है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है, फिर एंजाइम फिर से अपने फॉर्म में आता है, सबस्ट्रेट भी बनता है। तो दोनों कंडीशंस लगती रहती है, K1 एंड K2। ठीक है, E+S मिलके ES बनाया, ES फिर S और E बना देता है। ठीक है, तो K1 एंड K2 दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट चलता रहता है। यहाँ पे ये फास्ट है बहुत। और स्लो स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप हमारे पास क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। तो ES जो कॉम्प्लेक्स बना है वो चेंज इनटू प्रोडक्ट बाय द K3। ठीक है, K3 के हिसाब से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा और हमारा एंजाइम फिर से जनरेट हो जाएगा। तो हमारा मेन हमें यहाँ पे स्टेप 2 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। स्टेप 1 इज द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये मैं ध्यान रखना। सेकेंड स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और ये स्लो स्टेप होता है। तो हमें काइनेटिक्स सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग ही रखनी है। ठीक है, कि कितना उसमें सबस्ट्रेट कंज्यूम हो गया और कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, हमें इस पे काइनेटिक्स रखनी, कितना सबस्ट्रेट कंज्यूम हुआ, कितना सबस्ट्रेट फॉर्म हुआ। ठीक है, तो मैं इन दोनों चीज पे काइनेटिक्स करनी है। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि जो एंजाइम्स है, एंजाइम
एंजाइम सबस्ट्रेट में फॉर्म होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो उसमें क्या है कि होल एंजाइम कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो टोटल एंजाइम है, यानी जरूरी नहीं वो पूरा एंजाइम अवेलेबल हो रिएक्शंस के लिए, उसमें कुछ एक्टिव साइट्स तो अवेलेबल रहेंगी, कुछ एक्टिव साइट्स अवेलेबल नहीं रहेंगी। तो हम इसमें एक ये स्टेप्स और ध्यान रखते हैं कि टोटल एंजाइम इज इक्वल टू फ्री एंजाइम प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास टोटल एंजाइम कितना है जो अवेलेबल फॉर रिएक्शन के लिए वो, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में जो यूज हो गया वो, तो टोटल एंजाइम को भी हमें इक्वेशन में यूज करना है, इसलिए हमने टोटल एंजाइम भी यहाँ पर लिख दिया है। एंजाइम इज कंज्यूम्ड इन फर्स्ट स्टेप। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप क्या था, फास्ट स्टेप, एंड रीजनरेटेड इन सेकेंड स्टेप स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप इज हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। तो द रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप। ओवरऑल रिएक्शन क्या है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का चेंज होना इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो हमें ओवरऑल रिएक्शन क्या है, एस इज पी। ठीक है, तो ई प्लस एस K1 इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ES का कंजम्पशन होगा, फिर ES का डिकम्पोज हो जाएगा E एंड S में K2 बैकवर्ड डायरेक्शन में, देन ES जो फिर से कंजम्प्ट होकर प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा K3 के चेंज में। ठीक है, K3 से, तो K1 K2 K3 हमें ध्यान रखना है, और हमारा इवन। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन हमें ओवरऑल ध्यान रखना है कि सबस्ट्रेट कंज्यूम होकर किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट कंज्यूम होकर किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में। तो हमें यही रिएक्शन ध्यान में रखनी है, कंजम्पशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो जो सबस्ट्रेट है वो रिएक्टेंट साइड में, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन में हम उसको माइनस से शो करते हैं। याद है ना, रेट ऑफ रिएक्शन A प्लस B करके निकालते थे केमिकल काइनेटिक्स में। तो रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू माइनस DS। सबस्ट्रेट हमारा पूरा कंज्यूम हो गया है, तो माइनस कंज्यूम होने पर तो माइनस का साइन लगाते हैं, DS अपॉन DT। प्रोडक्ट हमारा फॉर्म्ड हुआ है, जो चीज़ फॉर्म्ड होती है तो उसमें प्लस का साइन लगाते हैं। लेफ्ट साइड वाला कंज्यूम रहता है तो माइनस में, राइट साइड में प्रोडक्ट में प्लस, प्लस DP अपॉन DT। ठीक है, तो जो रेट इज इक्वल टू जो सेकेंड स्टेप है, यानी कि स्लोएस्ट वाला स्टेप है, तो वो रेट उस स्टेप पे डिपेंडेंट है। तो सेकेंड स्टेप क्या है, ES K3P। ES यानी कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स K3 इक्वेशन से P में कन्वर्ट हुआ, ये हमारा सेकेंड स्लोएस्ट स्टेप है। तो रेट इज इक्वल टू K3 इंटू ES। ठीक है, K3 इंटू ES ये रिएक्टेंट पे आ जाएगा। तो हमारा ओवरऑल रिएक्शन ये निकला है। इसी रिएक्शन के भी यहाँ पे हम इसका काइनेटिक्स करेंगे। तो काइनेटिक्स लगाने से पहले हम एक चीज़ बता दें, एक होता है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्ट जो कंजम्पशन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स का कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेडी स्टेट कॉम्प्लेक्स लगाएंगे, तो उसमें क्या होता है, DES अपॉन DT लगाएंगे। स्टेडी स्टेट कॉम्प्लेक्स होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, स्टेडी स्टेट कॉम्प्लेक्स, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेटेड। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है कि जो हमारा DES अपॉन DT है वो जीरो आती है। ठीक है, DES अपॉन DT यानी कि रेट ऑफ कंजम्पशन जितना होगा ES का उतना ही रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ES, यानी DES अपॉन DT इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। ज़्यादा नहीं जाएंगे, इसको बस दो स्टेप्स में ही समझ लेते हैं। DES अपॉन DT इज इक्वल टू 0। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES माइनस रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ES। ठीक है, कि जितना फॉर्मेशन ES का हुआ उतना ही डिकम्पोजिशन ऑफ ES का करेंगे, तो हम DES अपॉन DT इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, वो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES के लिए हमने K1 वाला, जो हम K1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाते हैं तो K1 से क्या बनता है, ES बनता है। तो कौन से रिएक्टेंट यूज होते हैं, K1 E एंड S यूज होते हैं, माइनस रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ES K2 में ES डिकम्पोज हो रहा है। K2 का बैकवर्ड रिएक्शन अगर हम करेंगे, K2 की बैकवर्ड रिएक्शन किसके साथ में करेंगे, E और S से बैकवर्ड रिएक्शन करेंगे, तो ES का K2 ES बैकवर्ड रिएक्शन में डिकम्पोजिशन प्लस K3 ES का कंजम्पशन। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना फॉर्मेशन माइनस डिकम्पोजिशन ऑफ ES, ये लगाना है स्टेडी स्टेट वाला अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला। देन हमें यहाँ पे K1 E एंड S, ठीक है, K1 E एंड S जो हमें बनना है वो K1 से E एंड S, ES के डिकम्पोजिशन से हमें ES मिला हुआ है। ठीक है, K1 E एंड S इज इक्वल टू K2 ES प्लस K3 ES। इस इक्वेशन को ध्यान में रख के अभी हम सारे इसके इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व करते हैं वो बताते हैं। K1 ES इज इक्वल टू K2 ES
प्लस K3ES। ठीक है, ये मैंने बताया पिछले स्टेप में किस तरह आया। नाउ ES इज इक्वल टू, ES को हम इस साइड लिख लेंगे, ES इज इक्वल टू K1ES अपॉन K2 प्लस K3। अब हमें पहले हमने बताया था कि ई जो नॉट होता है, ई की जो एंजाइम को हम एक्सपेरिमेंटली काउंट नहीं कर सकते, तो टोटल एंजाइम इज इक्वल टू एंजाइम जो कंज्यूम हुआ है रिएक्शन के लिए प्लस ES। तो ई नॉट इज द टोटल एंजाइम इज इक्वल टू फ्री एंजाइम्स प्लस एंजाइम इन द सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, तो ई प्लस ES। तो ई की वैल्यू ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस एस, इससे हम फ्री एंजाइम में लिख सकते हैं फ्री एंजाइम इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ES। बच्चों ये स्टेप्स किसी किसी बुक्स में गलत लिखे होते हैं, प्लीज इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। ये जो स्टेप है सुनीता रत्नन वाली बुक में या शशि शार्मा किसी बुक में कुछ गलत भी लिखे हैं, कहीं पे माइनस का साइन है कहीं प्लस का साइन है, इसलिए ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप लोग इजिली ये 5 या 6 स्टेप्स है जो मैंने लिखे हैं उन स्टेप्स को बहुत ढंग से ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हमें ई नॉट की वैल्यू ई प्लस ES करके, तो हमने उसमें से ई की वैल्यू निकाली, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ES। इस ई की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो ES इज इक्वल टू पुट दिस वैल्यू ऑफ, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ E इन द इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ES इज इक्वल टू K1ES अपॉन K2 प्लस K3। तो हम इसमें E की वैल्यू को पुट कर देंगे, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ES। E इज द फ्री एनर्जी, ठीक है, ई नॉट इज द टोटल एनर्जी एंड ES इज द ई नॉट इज द टोटल एंजाइम्स and E is the free enzymes and ES is the enzymes present in the substrate complex। ठीक है, सॉरी बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन नंबर 2। तो ES में हम यहाँ पर देखो K1 के साथ में यहाँ पे ये E नॉट में E नॉट माइनस ES की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद K1 E नॉट माइनस ES को इसको स्क्वायर ब्रैकेट दूसरा लगा देंगे, इसके बाद S को अलग कर देंगे, ES इज इक्वल टू K1 E नॉट माइनस ES, फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन S अपॉन K2 प्लस K3। अब क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, K1 E नॉट ES को इस साइड लिख लेंगे और K1 S प्लस K2 K3 को इस तरह लिख के ES को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, ES कॉमन करके हमारे पास ये 4th स्टेप निकल के आया, K1 E नॉट S इज इक्वल टू K1 S प्लस K2 प्लस K3। ES को हमने इसमें कॉमन कर लिया। ES कॉमन करने के बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ES इज इक्वल टू, फिर हमें क्या करेंगे, ES इज इक्वल टू, ठीक है, ES कॉमन लिख लिया तो ES को ES इज इक्वल टू K1 E नॉट S अपॉन K1 S प्लस K2 प्लस K3। ठीक है, इस तरह लिखेंगे तो E नॉट S इज इक्वल अपॉन S प्लस K2 प्लस K3 अपॉन K1। ध्यान रखना ये S K2 प्लस K3 अपॉन K1 कर लेंगे। उसके बाद हमारे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई K1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम K1 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद रेट इज इक्वल टू EA अपॉन S प्लस KM। ठीक है, जो Km है, व्हाट इज द Km? Km इज द माइकल मेंटेन कांस्टेंट। Km इज इक्वल टू K2 प्लस K3 अपॉन K1। हमें यही वैल्यूज ध्यान रखनी है जो इक्वेशन नंबर 5 आई है। बस ये 5 इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है। इक्वेशन नंबर जो 5 है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेट इज इक्वल टू E नॉट S अपॉन S प्लस Km। तो Km इज द माइकल मेंटेन कांस्टेंट, Km इज इक्वल टू K2 प्लस K3 अपॉन K1। Now rate is equal to E नॉट S अपॉन S Km। Km इज क्या बताया अभी मैंने, माइकल मेंटेन कांस्टेंट। तो Km इज इक्वल टू K2 प्लस K3 अपॉन K1। ये क्या है, माइकल मेंटेन इक्वेशन है। जो इक्वेशन नंबर 5 है उसको हम क्या बोलते हैं, माइकल मेंटेन इक्वेशन। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द माइकल मेंटेन कांस्टेंट, तो हम बता सकते हैं Km इज इक्वल टू K2 प्लस K3 अपॉन K1। तो इसको पूरे टर्म को ना लिखने की जगह हमने Km लिख दिया, वो शॉर्ट फॉर्म हो गया। K2 प्लस K3 अपन K1 लिखते तो जो लॉन्ग टर्म हो जाता, तो हमने Km के फॉर्म में लिख दिया क्योंकि माइकल मेंटेन ने इसको प्रूव किया था। तो इसीलिए इस इक्वेशन को भी हम रेट इज इक्वल टू E नॉट S अपॉन S, Km को हम क्या बोलते हैं, माइकल मेंटेन इक्वेशन भी पूछते हैं कभी कभी और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो हमें दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। इस माइकल मेंटेन इक्वेशन को ही हम आगे अभी 3 केसेस स्टडी करेंगे, उस केसेस में किस तरह स्टडी करेंगे। ठीक है, व्हेन ऑल द एंजाइम्स रिएक्टेड विद द सबस्ट्रेट
ठीक है, अगर सारे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर जाएंगे एट हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, एट हाई कंसंट्रेशन द रिएक्शन विल प्रोसीड मैक्सिमम रेट, ठीक है, जो हाई कंसंट्रेशन पे सारे एंजाइम्स मीन्स फिर वहाँ पे फ्री एंजाइम बचेंगे ही नहीं, तो टोटल एंजाइम में जो तो नो फ्री एंजाइम विल रिमेन्स देयर, देन टोटल एंजाइम ई नॉट क्या है, टोटल एंजाइम है, टोटल एंजाइम इज इक्वल टू ई एस, यानी सबस्ट्रेट्स के साथ जो एंजाइम कंबाइन करेंगे वही एंजाइम टोटल एंजाइम है, वही एंजाइम फिर बाद में सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट में चेंज होने में हेल्प करेंगे, ठीक है, तो ई नॉट इज इक्वल टू ई एस हो जाएगा। अब हम जो ई नॉट की वैल्यू है, ई नॉट इज इक्वल टू ई एस, तो रेट इज इक्वल टू हमने रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या निकाला था, स्लो स्टेप रेट इज इक्वल टू K3ES, K3ES में हम K3ES की जगह हम K3E नॉट भी लिख सकते हैं, तो रेट इज इक्वल टू K3E नॉट, और ये रेट है मैक्सिमम रेट है, और मैक्सिमम रेट एट हाई कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम स्पीड, तो हम इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, आर मैक्सिमम रेट मैक्सिमम इज इक्वल टू बी मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम इज इक्वल टू K3E नॉट, तो ये इक्वेशन क्या हो गई 6। एग्जाम में ये उसमें बुक में बहुत सी इक्वेशन लिखी है, आपको समझ में नहीं आएगा, ये इक्वेशंस जो मैंने लिखा है इनको आप एक बार कॉपी पेन से अपने पेज पर लिखना, कॉपी पर, फिर आपको ये सब क्लियर हो जाएगी, ठीक है, इक्वेशंस को अलग लिख के आराम से याद करो तो ध्यान से हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 5 के बाद इक्वेशन नंबर 6 क्या आई, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू बी मैक्सिमम इज इक्वल टू K3E नॉट। अब हमें क्या करना है बच्चों, तो R maximum is equal to B maximum K3E naught, where B maximum is the maximum rate and K3 को हम बोलते हैं turnover number of enzymes, यानी कि इतने नंबर ऑफ एंजाइम्स एक यूनिट मॉलिक्यूल्स में इतने टाइम पर रिलीज होंगे, ठीक है, ये इस तरह टर्नओवर ऑफ नंबर ऑफ द एंजाइम्स है। नाउ माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 5 थी, दैट कैन बी रिटन एज, तो उसमें जो ई नॉट की जगह हमने क्या लिख देंगे, माइकलिस मेंटेनेंस इक्वेशन में हम ई नॉट की जगह आर इज इक्वल टू बी मैक्सिमम लिख देंगे, ठीक है, जहाँ पे ई नॉट था वहाँ पे बी मैक्सिमम लिख देंगे, आर इज इक्वल टू बी मैक्सिमम, क्योंकि बी मैक्सिमम इज इक्वल टू K3E नॉट है, तो आर इज इक्वल टू बी मैक्सिमम एस अपॉन के एम प्लस एस। बच्चों इक्वेशन नंबर 5 में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, S प्लस के एम है, ठीक है, राइटिंग मिस्टेक थी, तो S प्लस के एम लिख लेना, रेट इज इक्वल टू ई नॉट एस अपॉन एस प्लस के एम। इसी इक्वेशन को फिर हम इक्वेशन नंबर 5 को हम 6 के साथ कंपेयर करके हम इसको चेंज कर देंगे। नाउ माइकलिस मेंटेन इक्वेशन कैन बी रिटन एज आर इज इक्वल टू बी मैक्सिमम, ठीक है, तो ई नॉट की जगह हम लिखेंगे बी मैक्सिमम एस अपॉन के एम प्लस एस, तो इक्वेशन नंबर 7 आ गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें 3 केस स्टडी करने हैं, ध्यान रखना। नाउ केस 1 इज इक्वल टू क्या है, के एम इज ग्रेटर देन एस, यानी सबस्ट्रेट इज वेरी लो, ठीक है। केस 1 क्या, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या बहुत लो होगी, इफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज वेरी लो देन आई विल नेगलेक्ट इट्स वैल्यू फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है, तो हम इसकी डिनोमिनेटर में से इसकी एस की वैल्यू को रिमूव कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 7 है, आर इज इक्वल टू बी मैक्सिमम एस अपॉन के एम प्लस एस, तो ये बच्चों एस है जो मैंने विदाउट ब्रैकेट लिखा वो भी विद इन ब्रैकेट है एस, तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू बी मैक्सिमम एस अपॉन के एम, डिनोमिनेटर से हमने एस को हटा दिया, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट आ जाएगा, ठीक है, तो आर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट आ जाएगा इट मीन्स इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विद रिस्पेक्ट टू द सबस्ट्रेट। ध्यान रखना केस 1 में अगर सबस्ट्रेट इज वेरी लो देन इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इस सबस्ट्रेट इज वेरी हाई तो काइनेटिक्स क्या होगा, 0 ऑर्डर कैसे होगा। केस 2 देखते हैं, केस 2 में क्या है कि अगर Km की वैल्यू वेरी वेरी लो होगी, ठीक है, यानी सबस्ट्रेट इज हाई एंड माइकल मेंटन कांस्टेंट इज लो, तो हम क्या करेंगे Km की वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे डिनोमिनेटर से, ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर 7 में फिर से हम वही करेंगे, Km की वैल्यू को इग्नोर करने पे तो R इज इक्वल टू बी मैक्सिमम सबस्ट्रेट अपन सबस्ट्रेट Km को नहीं लिखेंगे, तो R इज इक्वल टू क्या आएगा बी मैक्सिमम, यानी कि अब R इज डायरेक्टली टू बी मैक्सिमम, यानी कि कांस्टेंट हो गया, R इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन इट विल बी 0 ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि कोई कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं पड़ेगा। तो केस नंबर 2 क्या होगा, अगर सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हाई होगा तो Km की वैल्यू बहुत लो होगी, तो R इक्वल टू बी मैक्सिमम हो जाने के ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। और नाउ केस 3
केस 3 के एम इज इक्वल टू एस, यानी माइकल मेंटेन कांस्टेंट इज इक्वल टू सबस्ट्रेट। अगर माइकल मेंटेन इज इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू सबस्ट्रेट होगा तो हम 7 इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी के एम की जगह हम एस को पुट कर देंगे। तो आर इज इक्वल टू बी मैक्सिमम एस अपॉन के एम प्लस एस, तो के एम की जगह हम एस की वैल्यू पुट कर देंगे तो एस की जगह कितने 2s हो जाएंगे। तो आर इज इक्वल टू बी मैक्सिमम एस अपॉन 2s। बच्चों मैं यहाँ पे भूल जाती हूँ कि इसको ब्रैकेट देना है, तो आप लोग प्लीज़ अपने आप दे देना, ठीक है। 2s है, ये 25 नहीं है, इट इज़ 2s नॉट 25। आर इज इक्वल टू 2s, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बी मैक्सिमम एस अपॉन 2s। तो r इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो r इज इक्वल टू हाफ v मैक्सिमम, ठीक है। r इज इक्वल टू हाफ v मैक्सिमम आ जाएगा, r इज इक्वल टू हाफ v मैक्सिमम आएगा। इसका मतलब एट दिस कंडीशन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज हाफ द मैक्सिमम रेट ऑब्टेन्ड एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जब r मैक्सिमम इज इक्वल टू b मैक्सिमम आ रहा था ना, तो वो केस में, इसके केस में क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। तब जब हाई कंसंट्रेशन था, इतना हाई कंसंट्रेशन था, तो के एम इज इक्वल टू एस जब कंसंट्रेशन होगा तो ये रेट आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू हाफ वी एम एक्स। ग्राफ बनाते हैं, प्लॉट ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिसमें सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सब कुछ दिखाया गया, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ग्राफ है। तो इस तरह हम दिखाते हैं। इसमें देखो इनिशियल स्टेट में जो ये एक हाइपरबोल टाइप में है, उसको आर इज इक्वल टू बी मैक्सिमम 0 ऑर्डर एंड रेट ऑफ रिएक्शन एस इज इक्वल टू के एम, वहाँ पर जो एरो बनाए हैं बी मैक्सिमम इज इक्वल टू बी मैक्सिमम एस अपॉन के एम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, आर इज इक्वल टू बी मैक्सिमम 0 ऑर्डर काइनेटिक्स, आर इज इक्वल टू हाफ बी मैक्सिमम एंड मैक्सिमम रेट सबसे ऊपर है बी मैक्सिमम, उसको क्या लिखते हैं, ऑल एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड एट एंड बियॉन्ड दिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके ऊपर सारी एक्टिव साइट्स जो हैं उसकी वो ऑक्यूपाइड हो गई हैं, तो वो मैक्सिमम रेट है, यहाँ पर मैक्सिमम रेट होगी, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वेरी हाई होगी उधर देखो, और हायर कंसंट्रेशन होगा और मैक्सिमम रेट हो जाएगा। तो आर बी मैक्सिमम इज इक्वल टू 0 ऑर्डर हो जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा 0, आर बी मैक्सिमम इक्वल टू 0 ऑर्डर, आर इज इक्वल टू हाफ बी मैक्सिमम एंड बी मैक्सिमम एस अपॉन के एम करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स निकलेगी, एस इज इक्वल टू के एम करेंगे तो ये वाला सबसे नीचे वहाँ पर आएगा पॉइंट। तो प्लॉट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन, ठीक है। तो ये ग्राफ हमें बनाना आना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, बस 2-3 पॉइंट्स हैं, आर प्लस हाफ बी मैक्सिमम एस अपॉन के एम, इन सभी को आप लोग थोड़ा स्टडी करेंगे, ढंग से बनाएंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा बच्चों। एक और ग्राफ है बच्चों, एक तो ग्राफ अभी हमने जस्ट पढ़ा जिसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर काइनेटिक्स बताया कि एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस सबस्ट्रेट का ग्राफ था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं एग्जाम में ग्राफ किस तरह लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस सबस्ट्रेट का एंजाइम कैटालिस्ट। दूसरा ग्राफ क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम 1/, यानी कि उसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे 1/r0, यार r0 का मतलब होता है कि इनिशियल रेट, ठीक है, 1/r या सबस्ट्रेट भी रेसिप्रोकल टर्म में लिखेंगे। तो प्लॉट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेट वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ सबस्ट्रेट का प्लॉट बनाते हैं, तो ग्राफ बनाते हैं, तो उस ग्राफ का एक पर्टिकुलर नेम भी है, लाइन वेयर वर्क मेथड ऑफ प्लॉटिंग एंजाइम काइनेटिक डाटा, ठीक है। बहुत रेयर टू रेयर कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं, तो इसलिए मैंने इस ग्राफ को बना दिया कि आप लोग एक बार देख लेंगे तो एक आइडिया रहेगा कि ग्राफ क्या है और किसने इसका नाम दिया है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो 1/r यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेट एंड रेसिप्रोकल ऑफ सबस्ट्रेट दोनों को ही लेते हैं, या तो किसी बुक्स में 1/r0 लिखा होता है या 1/s0 लिखता है, उससे कंफ्यूज नहीं होता है। s0 या सबस्ट्रेट इनिशियल सबस्ट्रेट होगा, r0 इनिशियल कंसंट्रेट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ए इंटरसेप्ट हम खींचते हैं, तो एक इंटरसेप्ट 1/km इंटरसेप्ट आता है, ठीक है। तो ये 1/s0 और 1/r0 के कारण तो 1/ इंटरसेप्ट इस साइड जा रहा है, और स्लोप कहाँ पे आएगा, km अपॉन bx का स्लोप आएगा, ठीक है। स्लोप किसका है, km अपॉन बी मैक्सिमम का स्लोप आएगा, और 1/b मैक्सिमम में बीच में डिस्टेंस आ जाएगा x की वैल्यू। तो ये हम ग्राफ खींच लेते हैं, तो इस ग्राफ को इस तरह लिख भी सकते हैं, 1/r0 इज इक्वल टू s0 प्लस km k3 e0 अपॉन s0, 1/r0 इज इक्वल टू 1 अपॉन b मैक्सिमम km b मैक्सिमम s0,
बहुत रेयर टू रेयर पूछते हैं, लेकिन थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स लिख लोगे तो ध्यान रहेगा। स्लोप इजिकल टू KM अपॉन बी मैक्सिमम, ठीक है। ये बताया हमने स्लोप क्या है, KM अपॉन बी मैक्सिमम, इंटरसेप्ट 1 अपॉन KM है। थैंक यू बच्चों, वीडियो थोड़ा लेंदी हो गई है, लेकिन आप लोग प्लीज़ इसको देखते रहिए और इसको जो भी स्टेप्स है उसको एक बार अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिए, ठीक है। ग्राफ है, स्टेप्स है, इसको कॉपी में नोट किए। मैंने ये ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा बार बार रब करके बार बार बनाया, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो गए, कुछ ऊपर नीचे लिखने में हो गए, तो उसके लिए आप लोग लेकिन ध्यान से लिखना, ठीक है बच्चों। हैव ए नाइस डे, गुड डे। वीडियो को देखते रहना, समझ में ज़रूर आएगा। आप लोग इसको 2-3 बार देखेंगे और एक बार पेपर पेन पे ज़रूर बनाइए। थैंक यू बच्चों, गुड लक। नेक्स्ट वीडियो में आपको एसिड बेस कैटालिसिस की जल्दी ही अपलोड करूँगी।